स्वागत है बच्चों आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आप और हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं आज कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ यह निबंध कि क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, हमने देखा कि किस तरह की घटना घटित होती है लेखक के साथ। बस खराब हो जाती है, कंडक्टर साइकिल लेकर चला जाता है। कंडक्टर के चले जाने पे सब लोग ड्राइवर को घेर लेते हैं और ड्राइवर की पिटाई करने का मानस बनाते हैं। लेखक ड्राइवर का बचाव भी करता है, लेकिन फिर भी वो उसको घेर लेते हैं। और हमने ये देखा कि थोड़ी ही देर बाद कंडक्टर एक दूसरी बस लेकर आता है और लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आता है? पानी लाता है, दूध लाता है। और तकरीबन 12 बजे सारे ही यात्री क्या करते हैं? उस दूसरी बस में बैठकर अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसी गद्यांश के बच्चों हम शब्दार्थ भी करेंगे प्रश्नोत्तर करके, फिर हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते देखेंगे। हवाइयां उड़ना, डर जाना, कातर यानी दुखी, भयभीत। मुद्रा का अर्थ होता है भाव सूचक स्थिति। आपके एक्सप्रेशन, आप डरे हुए हैं तो आपका चेहरा बता रहा है, वो आपकी क्या है? मुद्रा। व्याकुल, परेशान, गिड़गिड़ाना, सहायता हेतु दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। कि बहुत रिक्वेस्टली आप कहते हैं, जैसे कि वो कह रहा था कि नहीं ऐसा मत कीजिए, आप इस ड्राइवर को छोड़ दीजिए, इस ड्राइवर का कोई दोष नहीं है, कंडक्टर को आने तो दीजिए। तो एक तरह से इंसान क्या करता है? गिड़गिड़ाने में प्रार्थना करता है, विनय करता है। लोगों ने ड्राइवर को एक जगह पर क्यों घेर रखा था? कि लोगों का ये संदेह था कि ड्राइवर ने कंडक्टर को यहाँ से भगा दिया है और सुनसान स्थान पर गाड़ी को रोक कर ये स्वयं चाहता है कि डाकू आए और इसको क्या कर ले, सारे यात्रियों को एक तरह से डाका डाल दे। तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने ड्राइवर को एक जगह इसलिए घेरा था कि उनको ये संदेह था कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कहीं मिले हुए हैं और इन्होंने चलाकर इस बस को खराब किया है। लेखक के गिड़गिड़ाने से उसके किस स्वभाव का प्रकाशन हुआ? देखो, गिड़गिड़ाना, लेखक ने क्या किया? ड्राइवर को बचाने के लिए दीनता पूर्वक प्रार्थना की, यानी वो चाहते थे कि ड्राइवर के साथ कुछ भी गलत ना हो। किससे? उनके कोमल हृदय का, उदार मन का और उनके गुणों का हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अन्य यात्री मारपीट करके किसको नुकसान पहुंचाए? ड्राइवर को नुकसान पहुंचाए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। हम लिखेंगे, चलो आप छोटा कर देते हैं शीर्षक, ठीक है? अच्छाई की जीत, ठीक है? अच्छाई की जीत। नेक्स्ट देखेंगे, लेखक किस कारण बहुत भयभीत था? लेखक इस कारण बहुत भीत था, रात ज्यादा हो गई थी, पत्नी साथ थी, बच्चे साथ थे और इस तरह से गाड़ी का खराब हो जाना, कंडक्टर का भाग जाना, ये सारी बातें और यात्रियों के द्वारा कंडक्टर को घेरकर उनकी पिटाई के लिए तैयार हो जाना, ये सारी बातें लेखक को क्या कर रही थी? बहुत ही डरा रही थी। आगे देखेंगे हम, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक अपने विचारों को हमारे साथ साझा करते हुए कह रहे हैं कि कैसे कह दूं मैं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। अभी तो उस कंडक्टर ने क्या किया था बच्चों? ला करके मदद की, किसकी? लेखक की। तो वो कहते हैं कि मनुष्यता, मानवता एकदम समाप्त हो गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। देखिए, पहली घटना कि एक ड्राइवर ने, बस के कंडक्टर ने उनको क्या किया? पैसे क्या कर दिए बच्चे? जो ज्यादा रुपए दे रहे थे वो रुपए लौटाए थे, ठीक है? रुपए का लौटाना, ठीक है? दूसरा आपने देखा, दूसरी घटना कौन सी थी? कंडक्टर के द्वारा, कंडक्टर क्या करता है?
एक नई बस लेकर आता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं नई नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, दूसरी बस लेकर आता है, ठीक है, दूसरी बस लेकर यात्रियों के लिए सुविधा करता है जाने की, उसके साथ साथ लेखक के बच्चों के लिए जल लाता है, दूध लाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी बातें हुई है लेखक के जीवन में, न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, यानी ऐसा भी हुआ है जब उनके साथ थोड़ी धोखाधड़ी हुई है, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है, बहुत कम स्थलों पर, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है जब लोग दूसरों के साथ किसी के विश्वास के साथ घात करते हैं, यानी उनके विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यदि हम अपने जीवन के नेगेटिव एक्सपीरियंस, गलत जो हमने कुछ बुरा झेला है उसको ही याद करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें जीने में कोई आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, उल्टा हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, कष्टकर यानी दुखी हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है, देखो कम नहीं है मतलब बहुत सी है, जब लोगों ने अकारण सहायता की है, कि ऐसे भी आपको संसार में लोग मिलेंगे जो बिना ही कारण के क्या करते हैं, आपकी सहायता करते हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया है, अगर आपका मन कहीं ना कहीं कभी ना कभी निराश हो गया तो उसको क्या पहुंचाया है, शांति पहुंचाई है, उसको आशाओं से भरा है, सहानुभूति दी है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ने अपने प्रार्थना गीत में शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, और कविवर आप सभी जानते बच्चों, बांग्ला भाषा के कवि जिनका अपना एक बहुत नाम है और जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, ने अपनी प्रार्थना में, गीत में क्या लिखा है, गीत में शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, क्या लिखा है उन्होंने प्रार्थना गीत में, कि हे ईश्वर मेरे भीतर इतनी शक्ति दो कि मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई शक संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा, वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान, अंडरलाइन कर लें आप इसे, आशा की ज्योति बुझी नहीं है, महान भारत वर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। हम वापस अपने उस महान भारत वर्ष को क्या कर सकते हैं, अपने सद्गुणों से, अपनी अच्छाइयों से प्राप्त कर सकते हैं और बनी रहेगी। लेखक ने आशाओं के साथ और विश्वास के साथ क्या किया है बच्चों, इस चैप्टर को पूरा किया है। आगे देखेंगे। मनुष्य का अर्थ होता है मानवता, एकदम यानी पूरी तरह। विश्वासघात का अर्थ होता है धोखा, यहाँ पे विश्वास शब्द आना चाहिए, ये गलत है दोनों ही। अकारण यानी बिना किसी कारण के ढाढ़स देना, दिलासा या तसल्ली देना, वस्तुतः असल में ज्योति यानी प्रकाश। देखेंगे आगे प्रश्न। कविवर रविंद्रनाथ ने क्या प्रार्थना की है कि हे ईश्वर परिस्थिति चाहे कैसे भी हो लेकिन मैं कभी तुम पर संदेह नहीं करूं। यहाँ देखेंगे हम, यही पंक्ति दी है कि कविवर रविंद्रनाथ ने अपने प्रार्थना गीत में शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, हे ईश्वर मैं कभी तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं कर सकता या नहीं करूं। निराश मन को ढांढस बढ़ाने से क्या अनुभव होता है, निराश मन को ढांढस बढ़ाने से निराश मन में आशाओं का संचार हो जाता है, दुखी मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है और वह पुनः अपने नए काम में लग जाता है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आशाओं का आसमान, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे किन बातों को याद रखने से जीवन कष्टमय बनता है। यदि हम अपने जीवन में हमारे साथ जो कुछ बुरा हुआ है उसको ही याद रखते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, कष्टमय हो जाएगा। इसलिए लेखक ने कहा है हमें उसको याद नहीं रखना है।
कवि परिचय देखेंगे हम यहाँ पर। कवि परिचय में देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी। बच्चों यहाँ देखिए कविता नहीं है तो आप लेखक परिचय भी कर सकते हैं। और देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी बड़े ही अध्ययनशील व्यक्ति थे। अध्ययनशील का अर्थ होता है बच्चों बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना और पढ़ाई को पसंद करना। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। बनारस के प्रसिद्ध काशी शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक पद पर पे ये नियुक्त हुए और 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनके कबीर संधि ज्ञान की परिपक्वता को देखकर, कबीर संबंधी, यहाँ पे संधि नहीं लिखो, संबंधी लिखना है आपको, की परिपक्वता देखकर इन्हें पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की। 1950 में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर भी हुई। कालांतर में ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभाग के प्रोफेसर व अध्यक्ष भी रहे और भारत सरकार द्वारा इन्हें 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1979 में 72 वर्ष की अवस्था में इनका कल्पलता और हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना, चारू चंद्र इत्यादि ये इनकी रचनाएं हैं। और इसी के साथ बच्चों आपका ये कवि परिचय समाप्त होता है। और हम देखेंगे कि इसके अभ्यास प्रश्न हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इसी के साथ हम इसके अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। जी हाँ बच्चों, आइए हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करें, अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि लेखक अपने जीवन की दो घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और कंडक्टर बस की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई। ठीक है, उन्होंने हमसे दोनों बातें साझा की है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए और किसी के बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। अब देखिए बच्चों, इसका उत्तर आपको क्या लिखना है। इसके उत्तर में देखिए यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है, आपसे प्रश्न की अपेक्षा की है कि लेखक ने तो क्या किया, जीवन की दो घटनाएं बताई। एक तो कौन सी, रेलवे टिकट बाबू की घटना, जब उन्होंने क्या किया, उनको ज्यादा रुपए दे दिए और वापस कंडक्टर ने उनको रुपए लौटाए। और दूसरा बस कंडक्टर ने क्या किया, किस तरह से उनकी मदद की, दूसरी बस लेकर आया, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया, पानी लोटे में पानी लेकर आया, उसके साथ दूध लेकर आया। यहाँ प्रश्न आपसे यह है कि आप भी आपके अपने और अपने किसी परिचित के साथ, परिचित यानी आपका कोई जानकार हो, हुई किसी घटना के बारे में बताएं जिसमें किसी के बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य हुए हों। आपने देखा होगा कि बच्चों कोई तो आपके जीवन में ऐसा रहा होगा जिसने बिना ही स्वार्थ के आपका कोई भला कार्य किया हो। जैसे देखिए मेरे साथ क्या हुआ बच्चों कि मुझे थोड़ी बोलने की आदत है और मैं एक दिन काम करते हुए अपना पेन ड्राइव भूल आई स्कूल में, लेकिन मेरे एक मित्र ने क्या किया, उस पेन ड्राइव को अपने पास रख लिया और दूसरे दिन जब मैं उसको ढूंढ रही थी तो उसने लाकर ये मेरे हाथों में देते हुए कहा कि आप कल अपना ये पेन ड्राइव भूल गई थी और मुझे पता है कि इसमें आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके लॉस हो जाने पर, इसके गुम जाने पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता, इसलिए मैंने किसी को बिना कहे ये पेन ड्राइव मेरे पास रख लिया और उसने मुझे लौटाते हुए वो पेन ड्राइव दे दिया, मैंने भी उसको धन्यवाद दिया। अब देखिए, अब उस महिला ने, उस टीचर ने, मेरे जो दोस्त ने जब मेरी मदद की तो उनका क्या भाव था, अच्छाई का था, ईमानदारी का था। उसके साथ साथ मेरा पेन ड्राइव पास में रखना, ठीक है,
कहीं ना कहीं उनका कोई अपना निजी स्वार्थ तो था नहीं, तो उन्होंने ये काम किसके लिए किया, मेरे लिए किया। तो उनके काम में उनकी भलाई दिखती है, ईमानदारी दिखती है और अच्छाई दिखती है। तो बच्चों, आपका अपना पर्सनल अनुभव इसके लिए होगा, तो निश्चित रूप से आप उस घटना का उल्लेख करके आपको क्या करना, उस घटना के बारे में बताना है। ठीक है, घटना आपकी कोई छोटी भी हो सकती है, हो सकता है घटना थोड़ी बड़ी हो, तो उसको आप संक्षेप में लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पहले प्रश्न के लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक ने पहले स्वीकार किया है कि उनको भी ऐसी बात नहीं है कि धोखा नहीं मिला है, धोखा तो मिला है, लेकिन वे निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? हमारे विचार से इस बात के पीछे ये कारण हो सकता है कि लेखक आशावादी हैं, वो निराशाओं की बातों को ध्यान में नहीं रखते और उनका ऐसा मानना है कि जीवन में यदि हम ऐसी निराश और हताश होने वाली बातों को ही अपने मन में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, वह बातें हमें तकलीफ पहुंचाएगी, इसलिए वह इन बातों से क्या होना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। प्रश्न तीसरा देखेंगे आप कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिसमें लोगों के बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो और ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर टिप्पणी लिखें। बच्चों, आपके घर में रोज समाचार पत्र आता है, ठीक है, वो पत्र हिंदी में आता ही है, तो आपको क्या करना है, समाचार पत्रों से या तो लेख ले लीजिए और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले आपको उस समाचार पत्र में चयन करना पड़ेगा ऐसी घटना का जिसमें किसी ने किसी का भला किया है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको आप गृह कार्य में लिखेंगे। पर्दाफाश, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। देखिए, आजकल क्या हो रहा है बच्चों, आप देखते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी और समाचार चैनल के माध्यम से भी दोषों का पर्दाफाश हो रहा है। ठीक है, दोष यानी अवगुणों का। इस प्रकार के समाचार और कार्यक्रम की सार्थकता क्या है, सार्थकता मतलब इसका सही अर्थ क्या है समाज के लिए। तो जब इन दोषों का पर्दाफाश होता है तो निश्चित रूप से इस तरह के लोगों पर अंकुश लगता है, वो थोड़े डरते हैं, अपराध करने से फिर वो बचते हैं और लोगों को जब उनकी सच्चाई लोगों के सामने जब उनकी बच्चों सच्चाई आ जाती है तो कहीं ना कहीं उनको लज्जित होना पड़ता है और ऐसे लोगों से दूसरे लोग भी क्या हो जाते हैं बच्चों, सावधान हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे का अपहरण कर लिया है और अपहरण करके वो उसको कैद करके रखता है या कोई फिरौती मांगता है, तो जब उसकी सारी ही घटना किसी समाचार पत्र के या समाचार चैनल के माध्यम से सारे लोगों को पता चल जाती है तो कहीं ना कहीं वो लज्जित भी होगा, हो सकता है कि वो अपनी आदत में भी सुधार कर ले और इससे जनता की जो जनता है वह अन्य लोग भी क्या हो जाएंगे, थोड़े सतर्क हो जाएंगे और सावधान हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये सार्थकता से भरा हुआ कार्यक्रम होता है। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? देखो बच्चों, दोषों का पर्दाफाश तो करना ही चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अगर आपकी ऐसी आदत बनती जा रही है कि आप लोगों के गुणों को तो देखते ही नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके दोषों को ही देखने की आपकी आदत बन गई है, नुक्ताचीनी करने की आपकी आदत बन गई है, छिद्रान्वेषण करने की अगर आपकी आदत बन गई है तो ये आदत बहुत बुरी है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि मेरी एक महिला दोस्त है, वो बहुत अच्छा काम करती हैं लेकिन फिर भी कुछ उनकी ऐसी आदत है जिससे कि वो क्या हो जाती हैं कि थोड़ा अपने काम से भटक जाती हैं या वो उसको प्रॉपर नहीं कर पा रही है। लेकिन मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि वो कितने अच्छे काम कर लेती हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हमें सिर्फ और सिर्फ दोषों पर ही अपनी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों के दोष ही देखते रहेंगे तो हम उनके गुणों को नहीं पहचान
सकेंगे। कारण बताइए, निम्नलिखित संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा करनी है आपको। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। देखेंगे आगे। आपको सिर्फ यहाँ बच्चों इस प्रश्न पर चर्चा करनी है, इसको आपको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम कि निम्नलिखित संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम सामने आएंगे, सिर्फ आपको उसमें चर्चा करनी है। कंडीशन दे रखी है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, परिणाम क्या होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। अगर ऐसा ही रहा तो संभावित परिणाम क्या होगा बच्चों कि हमें क्या होगा, सिर्फ आदमियों में दोषी दोष नजर आएंगे और हम उनकी गुणों की तरफ अनदेखी करेंगे, यानी उनके गुणों को देखना तो हम छोड़ ही देंगे। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, तो अब क्या है, जो भी व्यक्ति सच्चाई कर रहा है उसको अगर भीरू और बेबस समझा जाएगा तो लोगों का नजरिया ही बदल जाएगा कि सच्चे इंसान तो कैसे हैं अब समाज में, जो भीरू है और जो बेबस है। इसका मतलब है कि जो सच्चाई का आचरण करने वाले हैं व्यक्ति, उनको क्या माना जा रहा है, एक तरह से डरपोक समझा जा रहा है, और क्या माना जा रहा है उसके साथ कि वे बड़े ही लाचार हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो समाज में कहीं ना कहीं इसका एक कुप्रभाव भी पड़ेगा। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अब देखो, झूठ और फरेब का जो काम कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं, इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसका संभावित परिणाम क्या होगा कि लोगों के मन में, दिमाग में ये बात आएगी कि हम ईमानदारी के रास्ते पे चले ही क्यों, ठीक है, हम क्यों नहीं इनकी तरह शॉर्टकट ले लें, हम क्यों नहीं इनकी तरह रिश्वत लेकर और बुरा काम करके फटाफट आगे आ जाए। तो ये इसका संभावित परिणाम होगा कि लोग जब देखेंगे कि झूठ और फरेब का रोजगार करके फल फूल रहे हैं तो वो भी क्या करेंगे, अपनी अच्छाइयों को छोड़ने लगेंगे। दो लेखक और बस यात्रा। आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा, इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें आपकी बस खराब हो गई थी और लेखक को लग रहा था कि हम अब गिरे, हमारी ये बस अब पेड़ से टकराई, ठीक है। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपसे मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से, देखिए बच्चों, अपनी कल्पना से उसकी बातचीत को लिखेंगे। आप इस प्रश्न को गृह कार्य में करेंगे क्योंकि यहाँ आपकी कल्पना का महत्व है, इसलिए आपको अपनी कल्पना के आधार पर बताना है। कंडीशन आपके पास यह रखी गई है कि बस की यात्रा नंबर 1 जो हमने पहले पढ़ी थी और यात्रा आज वाली, यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे से वे कौन सी बातें करते। देखेंगे, सार्थक शीर्षक, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। इसके पीछे हमारा तर्क ये है कि लोग आदर्शों की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उन पर चलने का, उनको फॉलो करने का समय आता है तो वो क्या करते हैं, अपनी कथनी करनी में अंतर कर देते हैं। बहुत से लोग आपको समाज में ऐसे देखने को मिलेंगे कि वो सिर्फ बातें करने में ही क्या है, बहुत सिद्ध हस्त हैं, और जब उनके ही द्वारा उस काम को करने की बारी आती है तो बच्चों वो पीछे हटने की बात कहते हैं। देखेंगे, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा, क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। निश्चित रूप से ये शीर्षक बहुत अच्छा है, क्या निराश हुआ जाए, लेकिन हम इस शीर्षक को बदलकर ये रख सकते थे कि आशाओं से भरा मन, ठीक है, आशाओं से भरा मन, क्योंकि हमारे देखो इस पार्ट की जो कह सकते हैं ना एंडिंग, या ये कहाँ खत्म हो रहा है कि सारी परिस्थितियां सब आशाओं में बदल जाती है। कंडक्टर बच्चों के लिए दूध लेकर आता है, दूसरी बस की व्यवस्था हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लेखक ने लिखा है कि क्या निराश हुआ जाए, तो हम लिख सकते हैं आशाओं से भरा मन।
यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? आपके चुनाव का कारण भी बताएं। इसमें देखिए क्या लिखा है कि क्या निराश हुआ जाए, तो आप क्या कौन सा लगाएंगे? क्या आप इसमें विराम चिन्ह लगाएंगे, क्या आप इसमें क्या पूर्ण विराम लगाएंगे या प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? तो ये आप खुद इस पे दिमाग लगाइए कि क्या निराश हुआ जाए, तो क्वेश्चन मार्क आएगा या पूर्ण विराम आएगा। तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे, आपके चुनाव का कारण भी बताएं। तो यदि आप पूर्ण विराम लगाते हैं तो आप ये बताएं कि आपने वो क्यों लगाया है, और प्रश्नवाचक लगाते हैं तो ये भी बताएंगे। सपनों का भारत, हमारे मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। बच्चों, हमारे सपनों का भारत हमारे मनुष्यों के द्वारा भी बड़ा ही सभ्य था, सुसंस्कृत था और महान था। तो निश्चित रूप से हमारे सपनों का भारत आज भी महान होना चाहिए। इसी के साथ ही आप देखेंगे कि आपके विचार से हमेशा महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। हमारे विचार से हमारे महान विद्वानों ने भारत के लिए बहुत ही श्रेष्ठ सपने देखे। उन्होंने विश्व पटल पर भारत को नंबर 1 जगत गुरु की भी संज्ञा दिलवाई है, और उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि वह भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठतम ऊंचे सोपानों पर लाना चाहते हैं। यहाँ देखेंगे कि हम पाठों में तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखेंगे। जो आपकी 3 प्रकार की संज्ञा है बच्चों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, उस संज्ञा को आप क्या करेंगे गृह कार्य में। यहाँ से आप सबसे पहले पाठ में से छाटेंगे और उसको लिखेंगे, गृह कार्य नोट करें। और उसी के साथ दूसरा प्रश्न है कि दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास, और इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होते हैं तो एक दूसरे में द्वंद्व यानी होड़ लगी रहती है, कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जैसे चरम और परम, ठीक है, चरम परम, इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके बीच का ये हटाकर योजक चिन्ह लगा दिया। बीरू और बेबस, बीरू बेबस लिख दिया। दिन और रात, दिन रात लिख दिया। और के साथ आए शब्दों के जोड़े और हटाकर ये योजक चिन्ह भी लगाया जाता है, कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। तो ये द्वंद्व समास है, और आपको इसको क्या करना है, 12 उदाहरण ढूंढ करके लिखने हैं। बच्चों, आपको यहाँ पे 4 एग्जाम्पल समझा दिए गए, आपको इसके एग्जाम्पल 12 लिखने, आप इसको भी गृह कार्य में करेंगे। इसी के साथ हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नया पाठ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।